हस्तिनापुर नाम के गांव में कांता अपनी बेटी सुमन के साथ रहा करती थी। सुमन जब 1 साल की थी तो कांता के पति रमाकांत का एक दुर्घटनावश देहांत हो गया था, जिसके बाद से कांता ने सुमन की परवरिश अकेले ही की थी। कांता के पास रहने के लिए केवल एक कमरा था। वह लोगों के घरों का काम करके अपने रहने खाने का गुजारा किया करती थी। वक्त के साथ साथ सुमन की उम्र भी बढ़ रही थी, जिस वजह से कांता को हमेशा ही अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती। ऐसे ही एक दिन कांता खुद से कहती है, हे भगवान, आखिर मेरी बेटी का क्या होगा? इतनी गरीबी में मैं अपनी बेटी के हाथ भला कैसे पीले कर पाऊंगी? आखिर कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? जहाँ भी जैसे तैसे बात चलाती हूँ, हर जगह दहेज की बात आ जाती है और मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी बेटी को गाड़ियां भर के दहेज दे सकूं। आखिर कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? कांता सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और अपनी माँ को ऐसे हताश परेशान देखकर बोलती है, माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो और ऐसे अकेली बैठ के क्या सोच रही हो? सोचना क्या है बेटा, बस तेरी शादी की चिंता मुझे दिन रात खाती जाती है। समझ नहीं आता तेरे हाथ कैसे पीले करूं। आज तेरा बाप जिंदा होता, तू अपने घर चली जाती। अरे माँ, ये क्या बात है भला? क्या ये घर मेरा अपना नहीं है? अरे ऐसा क्यों कहती हो माँ? और वैसे भी मेरा भाग्य जिसके भाग्य के साथ जुड़ा होगा ना, वो मुझे एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। अरे बेटा, हमारे पास तो केवल एक कमरा ही है जिसमें हम दोनों का रैन बसेरा है। तेरी शादी भी करनी है, घर भी लेना है, कुछ समझ नहीं आता सब कुछ कैसे होगा। अरे माँ, जैसा होना होगा हो जाएगा। अब इतनी चिंता मत करो। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाकी सब हो जाएगा। चलो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। जैसे तैसे अपनी माँ को समझाकर सुमन उन्हें खाना खाने के लिए बैठा देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कांता जहाँ कहीं भी सुमन के रिश्ते की बात चलाती, दहेज की मांग सुनकर अपने कदम पीछे कर लेती। ऐसे ही एक दिन कांता की पड़ोसन बुढ़िया विमला काकी उनके घर आती है और उससे कहती है, अरे कांता, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या बात है बहन, बताओ। मैं अपनी सुमन बिटिया के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़के का नाम गौरव है। 2 कमरे का पक्का लिंटर वाला घर है। अपनी सुमन बिटिया बड़ा राज करेगी उस घर में और खुश भी रहेगी। विमला बहन, ये सब तो ठीक है, पर मेरे पास तो सिर्फ एक कमरा है। वो लोग दहेज की मांग करेंगे और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं दहेज दे सकूं। देख कांता, एक ही बेटी है तेरी, उसकी खुशी से बढ़कर क्या होगा तेरी जिंदगी में। मेरी माँ ने तो तू सेठ धनीराम के पास अपना ये कमरा गिरवी रख दे और उनसे कर ले। उससे अपनी बेटी की शादी भी कर दे और जो थोड़ा बहुत दहेज बन पाता है वो दहेज भी दे दियो। एक बार बेटी विदा हो जाएगी तो कमरा तो कैसे ना कैसे ही छुड़वा लेगी। बाकी तुझे जैसा सही लगे मुझे बता देना। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है, पर कांता के दिमाग में विमला की कही बात घूमती रहती है। काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार वो अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए कांता विमला की बात को मान लेती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो विमला के घर जाती है और गौरव और उसके परिवार से सुमन के रिश्ते की बात करने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों बाद गौरव अपनी माँ सरोज के साथ सुमन को देखने के लिए उसके घर आता है, जहाँ सभी लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सरोज कहती है, जी देखिए बहन जी, आपके घर के हालात तो हम देख चुके हैं। बाकी हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, पर मैं भी बेटे की माँ हूँ। बहू घर लेकर जाऊंगी तो थोड़ा बहुत दहेज तो चाहिए ही ना। भगवान की दया से मेरे घर पर सब कुछ है, पर फिर भी लोग दिखावा करने के लिए तो चाहिए। जी बहन, मैं समझती हूँ,
मेरी भी तो एक ही बेटी है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगी। बहुत भली किस्मत है मेरी बेटी की, जो इतना अच्छा घर परिवार मिलने जा रहा है। तो फिर ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। हम अपने पंडित जी से पूछकर शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं। तब तक आप भी अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कर लीजिए। चलते हैं। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाते ही सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब क्या है? आपने उन लोगों को दहेज के लिए हाँ क्यों किया? आप जानती है ना, हम दहेज नहीं दे सकते, और वैसे भी दहेज लेना या देना गैर कानूनी है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर लूंगी। और दहेज थोड़ी ना दे रहे हैं, मैं तो अपनी खुशी से तुझे थोड़ा बहुत दे रही हूँ। इसे दहेज थोड़ी ना कहते हैं। अब तू कुछ दिन की मेहमान है इस घर में, तू बस खुशी खुशी अपना वक्त बिता, किसी बात की चिंता मत कर। अरे मुझे बहुत तैयारियां करनी है, बहुत काम पड़े हैं। सुमन की बातों का गोलमोल जवाब देते हुए कांता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऐसे ही वो गांव के सेठ धनीराम के पास जाती है और उसे अपनी सारी परिस्थितियां बताती है। सेठ धनीराम कांता की बात को समझता है और उसे उसके कमरे को गिरवी रखने के बदले कुछ पैसे दे देता है। पैसों को देखकर कांता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो घर आकर उन पैसों को संभाल कर रख देती है। गौरव और सुमन की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू थी। इसी बीच सरोज का एक दिन कांता के पास फोन आता है और सरोज कहती है, बहन जी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि सारी तैयारियां हो गई है ना? मेरे कहने का मतलब है कि दहेज वगैरह का देख लिया ना आपने? जी बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। अब बस आप खुशी खुशी मेरी बेटी को विदा करके ले जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी को सभी सुख मिले, बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। सुनकर बढ़िया लगा, बाकी मिलते हैं जिस दिन बारात लेकर आएंगे। इतना कहकर सरोज फोन रख देती है और कांता खुद से कहती है, हे भगवान, जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी से छुपाकर कुछ कर रही हूँ। उसे खबर नहीं है कि मैंने अपने इस कमरे को गिरवी रख दिया है। बस मेरी बेटी के ब्याह में मेरी इज्जत रख लेना। भगवान, मेरी बेटी हंसती खेलती बस इस चौखट से विदा हो जाए। बस फिर मेरे पास घर रहे या ना रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर कांता अपने कामों में लग जाती है। वक्त बीतता है। गौरव और सुमन की शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। तिथि अनुसार नाचती गाती गौरव की बारात सुमन के द्वार पर आ खड़ी होती है। पंडित जी फेरे करवाने की तैयारी में लगे थे। विधि विधान के अनुसार गौरव और सुमन के फेरे हो जाते हैं। पर जैसे ही गौरव सुमन की मांग में सिंदूर भरने को होता है, तभी सरोज उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बेटा, एक बार मुझे जरा देख तो लेने दे कि ये लोग अपनी बेटी को दहेज में क्या दे रहे हैं। फिर मांग भरना तुम इस लड़की की। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मांग भर दो और ये हमें खाली हाथ ही भेज दे। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी बेटी की जरूरत का सारा सामान लेकर रखा है। 1 मिनट माँ, आप इतना सारा दहेज कहाँ से लेकर आई? आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? आपने इन लोगों की हर एक डिमांड को पूरा कर दिया क्या? मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए हमारा इकलौता घर, इकलौता कमरा गिरवी रख दिया, वह भी किस लिए? सिर्फ मेरी शादी में दहेज देने के लिए? सुमन के मुंह से सच सुनकर कांता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तभी सुमन कहती है, अगर गरीब की माँ दहेज नहीं दे पाएगी तो क्या गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पाएगी? सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। उसके भाग्य में सुख लेना नहीं लिखा क्यों? आंटी जी, आपका बेटा है, इसका मतलब आपके पास घमंड है। मेरी माँ के पास बेटी है तो उनकी कोई इज्जत नहीं? अरे आप भी तो किसी की बेटी है ना। अगर आपके पिताजी के पास भी मेरी माँ की तरह धन दौलत ना होती तो क्या आपकी शादी हो जाती? क्या आपको माँ बनने का सुख मिलता? आज आप अपनी बेटे की बारात लेकर आती मेरे घर। बेटा तू शांत हो जा, ऐसे मत बोल। बड़ी मुश्किल से तो तेरा रिश्ता पक्का हुआ है। अरे मैं जैसे तैसे करके सब कुछ कर लूंगी, तू मत बोल बेटा। नहीं माँ,
जो रिश्ता दहेज और अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर बना हो, मैं उस रिश्ते में कभी नहीं बन सकती। मैं उसी घर में शादी करूंगी जहां दहेज जैसी किसी आग की एक चिंगारी भी ना हो। ऐसी ही दहेज की आग में न जाने कितनी ही लड़कियां कुंवारी मर रही हैं और कितनी शादी करके मर रही हैं। मेरी माँ के पास इकलौता कमरा था जो लोगों के दबाव में आकर उन्होंने मुझे दहेज देने के लिए गिरवी रख दिया। कल को अगर कुछ हो जाए तो कौन रखेगा मेरी माँ का ख्याल? कौन सहारा देगा मेरी माँ को? जवाब है नहीं। बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? सुमन की बातों को सुनकर सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद सरोज कांता से माफी मांगती है और बिना दहेज की सुमन और गौरव की शादी होती है। शादी के बाद गौरव कांता की धनी राम का कर्जा उतरवाने में मदद भी करता है और इसी तरह सुमन अपने अस्तित्व की एक नई मिसाल कायम करती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।